ये कुंडली जो है लाखों में एक इस प्रकार की कुंडलियां होती हैं, बहुत ही विलक्षण कुंडली है। जो ग्रह है सब के सब पीड़ित हैं, तो उसके हम शत्रुओं की क्या बात करें, उसके विवाह की क्या बात करें, उसकी उम्र की क्या बात करें, उसके धर्म कर्म की क्या बात करें, उसका वो किस कार्य में जाएगा, क्या काम करेगा, उसकी हम क्या बात करें, आय कितनी होगी, हम क्या बात करें। हमारे हिसाब से कहना चाहिए कि जीवन खतरे में है, ये बहुत ही सावधानी बरतने वाला समय है। हमारी बात अगर किसी को अच्छी न लगे उसके लिए हम करबद्ध आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हम स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम फिर से उपस्थित हैं एक विशेष कुंडली लेकर, फ्री कुंडली एनालिसिस के अंतर्गत आपके लिए लेकर आए हैं। आइए हम और आप मिलकर इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस कुंडली में क्या है। हम आपको बता दें कि ये कुंडली हमको हमारे लास्ट वीडियो में कमेंट के रूप में आई थी। इसको भेजने वाले हैं दिनेश कालरा 9538 इस आईडी से हमारे पास ये कुंडली आई है और उनका प्रश्न था कि ये कुंडली जो है लाखों में एक इस प्रकार की कुंडलियां होती हैं, बहुत ही विलक्षण कुंडली है, इसके बारे में आप बताएं। तो लीजिए कालरा साहब, प्रस्तुत है आपके लिए कुंडली। ये कुंडली है केशव कालरा जी की, जिनका जन्म 23 अक्टूबर 2006 का है और समय है 10:08 सुबह और सहारनपुर यूपी। तो आइए बिना कोई देर किए हुए इस कुंडली का हम और आप मिलकर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यह कुंडली विलक्षण क्यों है। कालरा जी का सिर्फ और कोई प्रश्न नहीं है, कोई समाधान नहीं चाहते हैं वो इस कुंडली के माध्यम से, सिर्फ वो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या ऐसा विलक्षण है। तो हम आपको बता दें कि निश्चित तौर पर कालरा जी इस कुंडली के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुंडली में क्या विलक्षणता है और शायद कभी कभी हो सकता है, ये हमारा अपना मत है, हो सकता है इस बहाने में एक तरह से ये चैलेंजिंग कुंडली है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि हम इसके बारे में कुछ बता पाते हैं कि नहीं, ये कुंडली क्यों विलक्षण है। तो सचमुच कुंडली हमारे विश्लेषण में भी हमने इसको विलक्षण पाया है और जहां तक हम समझते हैं कि दिनेश जी ने इसको जो विलक्षण कहा है, तो वो विलक्षणता आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आप देखिए ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो देखिए मीन लग्न के स्वामी 3 नंबर यहाँ लग्न में लिखा हुआ, उसके स्वामी जो बुध हैं वो यहाँ पर पंचम, कुंडली के पंचम स्थान में आकर बैठे हुए हैं। और आप ये देखेंगे कुंडली के पंचम भाव में जहां पर 7 नंबर लिखा है जिसके स्वामी होते हैं, ये तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, वो भी विराजमान है और वहां पर 1 2 3 4 5 6 ग्रह बैठे हैं। राहु केतु को अगर छोड़ दिया जाए तो 7 ग्रह होते हैं। 7 ग्रहों में से 6 ग्रह एक ही घर में बैठे हुए हैं और 7वां ग्रह शनि यहाँ बैठा है, राहु और केतु ये बैठे हुए हैं। तो ये कुंडली सचमुच बहुत विलक्षणता तो यहीं से प्रारंभ हो जाती है कि कुंडली के एक ही घर में 6 ग्रह का बैठना ही विलक्षणता की ओर इशारा करता है। तो विलक्षणता क्या है, आइए हम लोग जानते रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विलक्षणता हमको पता चलती जाएगी। तो बुध जो है, जो लग्न के स्वामी होते हैं, वो पंचम स्थान में बैठे हैं और देखिए वहां पर हम बता चुके हैं मंगल, शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा बैठे हैं। और आप देखिए कि वृषभ लग्न में, माफ कीजिए, तुला लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं जो कि नीच के हैं। शायद ये 6 डिग्री के लगभग ये सूर्य हैं, तो नीच के हैं। सूर्य जो है तुला लग्न में 10 डिग्री तक नीच के होते हैं, तो ये 6 डिग्री के सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, ये नीच के सूर्य हैं। वहां पर शुक्र भी बैठे हुए हैं जो कि तुला राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए इस सूर्य का नीच भंग हो जाता है। मंगल के बैठने से भी हमारे मतानुसार या शास्त्रीय मतानुसार नीच भंग होता है, क्योंकि सूर्य जिस राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में होते हैं, उसका स्वामी मंगल वो भी केंद्र में बैठा हुआ है, इनके मतलब सूर्य के साथ बैठा हुआ है, इसलिए मंगल और शुक्र दोनों ही सूर्य का नीच भंग करते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि लग्न के स्वामी पंचम में अन्य 6 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, 5 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि शनि का केंद्रीय प्रभाव इस घर पर पड़ रहा है, यानी इन सारे 6 के 6 ग्रहों पर शनि का केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है, यानी शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो शनि अपना प्रभाव इन सभी ग्रहों और इस भाव पर दे रहे हैं और इस भाव के स्वामी शुक्र पर भी दे रहे हैं और लग्न के स्वामी बुध पर भी दे रहे हैं। ठीक है, केतु जो है, केतु का यहाँ पर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता है, पर यहाँ पर देखेंगे कि इस घर पर ये लग्न पर राहु की दृष्टि जाती है। 1 2 3 4 5 राहु 5वीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं और लग्न के स्वामी बुध बनते हैं, वहां पर उनकी 6 7 8 9 9वीं दृष्टि बनती है। यानी लग्न और लग्नेश दोनों ही राहु से प्रभावित हैं, या ये कहें कि लग्न और लग्नेश दोनों ही राहु से पीड़ित हैं।
ऊपर से शनि का प्रभाव भी लग्न लग्नेश को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं कि बाकी ग्रहों को भी ये राहु और शनि प्रभावित कर रहे हैं। यानी 6 के 6 ग्रह जो हैं वो राहु और शनि से पीड़ित और प्रभावित है। दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरे घर में, जो कि ये वाणी का, मुंह का, कुटुंब आदि का, धन भाव का स्वामी है, विद्या का स्थान है, वहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। किसकी? चंद्रमा की राशि पे, यानी कर्क राशि पे, यानी अपनी शत्रु राशि पे शनि बैठे हुए हैं। और उसके स्वामी जो है चंद्रमा, अपने से 1 2 3 4 चौथे और लग्न से पंचम बैठे हुए हैं, जिस पर शनि का प्रभाव है। यानी चंद्रमा भी पीड़ित हो गए। तीसरे भाव के स्वामी है सूर्य, और वो अपने से तीसरे 1 2 3 तीसरे भाव में बैठे हैं, और लग्न से 5वें स्थान पर बैठे हैं, जिस पर शनि का प्रभाव है और राहु का प्रभाव है। यानी एक एक गिनाने की आवश्यकता नहीं है, 6 के 6 ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ग्रह के 6 ग्रह पीड़ित हो रहे हैं। बस ये जानने के लिए स्वामी कहाँ कहाँ के हैं। इसी प्रकार देखिए, बुध जो है लग्न के स्वामी है, यानी त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी है, और यहाँ केंद्र के भी स्वामी है। कोई भी ग्रह जब केंद्र का स्वामी होता है तो वह अगर शुभ ग्रह है, वो पाप, अगर केंद्र का स्वामी है तो वो पापी हो जाता है, और अगर वो त्रिकोण, जैसे ये लग्न, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है, इसलिए यहाँ के स्वामी होते हुए जो बुध जो है वो शुभ ग्रह हो जाते हैं। और वो यहाँ पे पंचम में, यानी अति शुभ स्थान, पंचम स्थान त्रिकोण स्थान होता है, और अति शुभ स्थान में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से आप देखिए कि ये हमने आपको बताया। अब देखिए पंचम, ये जो है ये सुखों का स्थान है, मन का स्थान है। आप ध्यान रखेंगे, ये सुख, माता, मन और भूमि भवन वाहन का स्थान है। उसके स्वामी बुध, जो कि लग्न के भी स्वामी हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसमें? सूर्य की नीच राशि में, नीच के ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, जिस पर शनि का प्रभाव है, जिस पर राहु का प्रभाव है। ऐसे बुध जो है पीड़ित है। फिर 6वां घर, 7वां घर, 6वें घर के स्वामी भी अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, लग्न से षष्ठम और अपने स्थान से द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो द्वादश स्थान व्यय का होता है, तो ये जो है शत्रुओं का व्यय हो गया। ये तो अच्छी बात है, रोग रिपु ऋण से व्यय, उनसे मुक्ति जैसी बात हो गई। यहाँ पर आप देखिए विवाह स्थान है, ये अष्टम स्थान आयु का स्थान है, ये पिता और धर्म का स्थान है, ये कर्म का स्थान है, आय का स्थान है, ये व्यय का स्थान है। अब इनकी बात करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अब जो इस कुंडली में जो विलक्षणता है सीधे उस पर चले। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता हमें महसूस नहीं हो रही है इस कुंडली में। आप देखिए कि इसमें विलक्षणता क्या है, वो हम आपको बताते हैं। आप कागज और पेन उठाइए, और अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, यानी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में आप रुचि रखते हैं, तो आप नोट करिए हमारी ये बात। आपको हम एक विशेष चीज बताते हैं। आपको कुंडली का लग्न स्थान और कुंडली का लग्नेश, यानी कुंडली में जो राशि है उसके स्वामी, लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश, यानी पंचम स्थान और पंचम के स्वामी, और बुध, ये जो है बुद्धि के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। यानी लग्न लग्नेश पंचम और पंचमेश, और बुध जो है लग्न के स्वामी होते हैं, सॉरी माफ कीजिए, बुद्धि के स्वामी होते हैं। और मन कहां से देखते हैं? मन को देखने के लिए हमें चतुर्थ भाव, चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव, उसके स्वामी और चंद्रमा को देखना चाहिए। अब अगर यही सारी चीजें पीड़ित हो जाए, कौन कौन सी चीजें? लग्न का स्वामी लग्नेश, पंचम स्थान के स्वामी पंचमेश, बुध, और चौथा स्थान चतुर्थेश, चौथा स्थान और चतुर्थेश और चंद्रमा। ये बुद्धि और मन के कारक, ये सारी चीजें अगर पीड़ित हो जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रानुसार पागल हो जाता है, या उसको पागल योग कहते हैं, उन्माद योग कहते हैं। इस कुंडली में हमको यही विलक्षणता दिखाई देती है कि यह कुंडली इस जातक को कहीं ना कहीं पागलपन की ओर ले जा रही है। यानी ये ऐसा कह सकते हैं, कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्षमा कीजिएगा, पर यह कुंडली जातक को पागल बना रही है, या ऐसा जातक पागल सा है। कैसे? आइए देखते हैं। यह है हमारी लग्न, जो कि राहु से पीड़ित हुई। लग्न जो है राहु से पीड़ित है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ती है। इसके स्वामी हुए बुध, जो कि अपने से पंचम स्थान पर तो जाकर बैठे हैं, तो नीच के ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। पर साथ ही साथ आप देखिए कि इस लग्नेश यानी बुध पर भी राहु की नवम दृष्टि है और शनि का प्रभाव भी है। तो बुध पीड़ित हो गए, यानी लग्न और लग्नेश पीड़ित हुए। फिर इसके बाद हमने कहा पंचम, तो पंचम स्थान है ये, जहां पर तुला राशि है, ये पंचम स्थान है। 1 2 3 4 5
तो पंचम स्थान पर शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि, तो ये पंचम स्थान भी पीड़ित हो गया। और ये तर्क शक्ति बुद्धि का स्थान होता है, ये पीड़ित हो गया। और इसके देखिए इसके स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र, जो कि इन पर भी शनि और राहु की शनि का प्रभाव और राहु की दृष्टि है, इसलिए शुक्र भी पीड़ित हो गए। तो लग्न, लग्नेश, पंचम और पंचमेश पीड़ित हुए। अब बचते हैं बुध। तो बुध जो कि लग्न के स्वामी होते हुए ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पहले से ही पीड़ित है। तो लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश और बुध पीड़ित हो गए। ये बुद्धि के कारक जितनी भी चीजें थी, भाव और ग्रह, वो पीड़ित हुए। अब आते हैं हम मन की ओर। मन के लिए हमने आपको बताया कि चतुर्थ स्थान, इसके स्वामी चतुर्थेश और चंद्रमा को देखिए। तो चतुर्थ स्थान के स्वामी बुद्धि है, जो पहले से पीड़ित है। तो चतुर्थ भाव में आप देखिए 1, 2, 3 शनि की दृष्टि पड़ती है। तो शनि की प्रतिष्ठात्मक या जो पापी दृष्टि है वो चतुर्थ स्थान पे पड़ रही है। तो चतुर्थ स्थान भी जो है पीड़ित हुआ। उसके स्वामी बुद्धि है, जो लग्नेश भी है, वो पीड़ित हुए क्योंकि उन पर राहु की दृष्टि है और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। अब इसके बाद बचता है चतुर्थ, चतुर्थेश और चंद्रमा। तो आप देखिए कि चंद्रमा भी यहीं पर बैठे हुए हैं, जिन पर फिर वही राहु की दृष्टि पड़ रही है और शनि का केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखिए कि सारी चीजें, मन और बुद्धि की जितने से कारक जो भी चीजें हैं, जो भी भाव हैं, जो भी है इस कुंडली में उससे संबंधित जो ग्रह हैं, सब के सब पीड़ित हैं। और साथ ही साथ अगर आप अलग से देखें कि चंद्रमा भी पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है। सूर्य जो है खुद नीच का है और चंद्रमा जो है शनि से, चंद्रमा और सूर्य दोनों शनि और राहु से पीड़ित है। सब के सारे ग्रह जो हैं, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, बुद्धि का कारक है, यश का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, मान सम्मान का कारक है, पिता का कारक है, हर चीज का कारक है। तो और इस कुंडली में सूर्य जो है छोटे भाई बहनों का भी कारक है। तो संभवतः इस जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो उनकी भी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए एक बार हम फिर से बताएं कि इस कुंडली का जो दिनेश कालरा जी ने इसको विलक्षण कुंडली कहा। निश्चित तौर पर ऐसी कुंडली लाखों में एक ही होती है और भगवान करे कि ऐसी कुंडली किसी की ना हो, क्योंकि ऐसी समस्या से कोई ना गुजरे, हम यही चाहते हैं। तो इसको जो विलक्षण शब्द कहा है वो विलक्षणता इसी के लिए है। साथ ही साथ एक चीज और आपको हम बता दें कि इस कुंडली में इस जातक को कहीं ना कहीं आंखों की भी प्रॉब्लम होगी। आंखों की प्रॉब्लम इसलिए होगी कि चंद्रमा और सूर्य को भी आंख माना गया है, वो यहाँ पर पीड़ित हैं। सूर्य नीच के हो गए हैं और चंद्रमा यहाँ पर शनि, और वो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शनि राहु से पीड़ित हैं। दूसरी चीज ये है कि यह पुरुष की कुंडली में, कुंडली का द्वितीय स्थान जो होता है वो दाई आंख का होता है। तो दाई आंख के स्थान पर शनि बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई दाई आंख में परेशानी देंगे। और बाई आंख ये होती है द्वादश स्थान, तो उसके स्वामी शुक्र है, जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस पर वही शनि और राहु का प्रभाव और दृष्टि है। तो शुक्र पीड़ित हो गए, तो बाई आंख भी इनकी समस्याग्रस्त हो गई, रोगग्रस्त हो गई। तो दोनों आंखों में, और उसके कारक जो है सूर्य और चंद्रमा भी होते हैं, तो वो भी, तो निश्चित तौर पे इनकी आंखों में भी समस्या होगी ही होगी। इस कारण से ये कुंडली विलक्षण है। दिनेश जी का इस कुंडली से संबंधित कोई अन्य प्रश्न नहीं था, सिर्फ विलक्षणता की बात थी। और मुझे लगता है वो शायद देखना चाह रहे थे कि इस कुंडली में हम बता पाते हैं कि नहीं। हमें नहीं मालूम, हो सकता है इसमें कुछ और ही विलक्षणता हो, हमें इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। उन्होंने हमसे कोई इस कुंडली का समाधान या कोई उपाय नहीं पूछा है, इसलिए हम इसका कोई उपाय नहीं बता रहे हैं। और वैसे भी ऐसी कुंडलियों का उपाय बताना हमारे जैसे ज्योतिष के लिए की वश की बात नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम आप सभी ज्योतिषियों से प्रार्थना करते हैं कि अगर इसके लिए कोई आप उपाय बता सकें, जिससे इन सब योगों में, इनके दुष्प्रभावों में कमी आ सके, तो आप जरूर बताएं। हम तो बस इन्हें यही सलाह देंगे कि बस कलयुग केवल नाम आधारा, बस आप भगवान का नाम लें, भगवान का, ईश्वर का, अपने इष्ट के मंत्रों का नाम जपें, उनके मंत्रों का जप करें, वही जो चाहेंगे वही होगा। और हमारे या किसी अन्य के बताने से इसमें कोई भी ऐसा उपाय संभव नहीं है। अगर उपाय संभव होता तो ऐसी समस्या ही इस कुंडली में नहीं होती। तो इसका उपाय सिर्फ स्वयं ईश्वर ही है। आप ईश्वर का भजन करें। और आप सभी दर्शक जो भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर सूचित करें। बाकी के घरों का विश्लेषण करने की हम आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि उनसे संबंधित जितने भी ग्रह हैं वो सब यहाँ पंचम में हैं, जो पीड़ित हो चुके हैं। और अगर किसी का मन और बुद्धि ही साथ ना दे या पीड़ित हो जाए, मन और बुद्धि के सभी कारक ग्रह पीड़ित हो जाए, तो उसके हम शत्रुओं की क्या बात करें, उसके विवाह की क्या बात करें, उसकी उम्र की क्या बात करें, उसके धर्म कर्म की क्या बात करें, उसका वो किस कार्य में जाएगा, क्या काम करेगा, उसकी हम क्या बात करें, आय कितनी होगी, हम क्या बात करें।
होगी या नहीं होगी उस पर सब बराबर है। तो हम उसकी ऐसे जब तक कि बाकी चीजों का क्या विश्लेषण करें। तो अगर आपको शायद हमारी बात अगर किसी को अच्छी न लगे उसके लिए हम करबद्ध आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इस कुंडली में एक और खास बात हमें देखने को मिल रही है। देखिए इस समय शनि की महादशा चल रही है। शनि कौन है? अष्टमेश है, अष्टम के स्वामी है। अष्टम स्थान क्या होता है? आयु और मृत्यु का भाव होता है। और द्वितीय स्थान भी जो है मारक स्थान होता है। तो अष्टमेश अपने मारक स्थान पर जाके बैठ गए। तो पहला तो ये कुंडली का एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। अन्य नेगेटिव पॉइंट जो बता चुके उसको उसके बाद जो है एक नेगेटिविटी ये हुई इस कुंडली में कि अष्टमेश की दशा चल रही है, मृत्यु भाव के स्वामी है। ऐसा समय की आयु भाव के स्वामी की दशा चल रही है। और ऐसा अष्टमेश कहां जाके बैठा है? मारक स्थान, कुंडली का मारक स्थान द्वितीय स्थान में शनि जाके बैठा है अपनी शत्रु राशि में। तो अष्टमेश शनि आयु के स्वामी जो है मारक स्थान में अपने शत्रु राशि में आ गए, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज जो है कि शनि, जैसा कि हमने कहा कि लग्नेश, एक तो जो बुध जो जिस ग्रह की अंतर्दशा होती है उसका प्रभाव ऑलरेडी जो होता है वो महादशा के स्वामी पर होता है। तो बुध का प्रभाव महादशा के स्वामी पर है। पर यहां पर आप देखेंगे कि शनि जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि भी प्रभाव भी दृष्टि नहीं है, प्रभाव जो है वो लग्न के स्वामी पर है। और ऐसी ग्रह स्थितियों के साथ आप देखिए कि राहु जो है किसको देख रहा है? लग्न के स्वामी बुध को देख रहा है। और सूर्य और चंद्रमा की बात करें, लग्न सूर्य चंद्र लग्न की बात करें तो सूर्य चंद्रमा लग्नेश को देख रहा है, क्योंकि ये लग्नेश यहाँ पे शुक्र स्वयं विराजमान है। सूर्य चंद्रमा के जो लग्नेश हैं, सूर्य और चंद्र कुंडली जो बनेगी उसके जो लग्नेश है शुक्र, उस पे भी राहु की दृष्टि है। और उन सभी लग्नेश और चंद्र और सूर्य लग्न के लग्नेश शुक्र पर भी शनि की दृष्टि है। यानी राहु और शुक्र जो है, दृष्टि नहीं है शनि की, प्रभाव है। तो राहु और शनि जो है अपना पूरा प्रभाव तीनों लग्नों से जो लग्नेश होते हैं और लग्न होती हैं उन पर पड़ रहा है। यानी कि चंद्रमा, बुध, शुक्र और बुध पर पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? लग्ने देखिए हमेशा तन को, सबसे पहले तन को बताती हैं, यानी शरीर को बताती हैं। और जब शनि जैसे क्रूर ग्रह, राहु जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टियां जब लग्न पर पड़ती हैं और उनके स्वामी पर पड़ती है, तो लग्न क्या है? शरीर है। तो सबसे पहले शरीर की हानि करते हैं। और यहां पर जो खतरनाक बात है, करेला और नीम चढ़ा, कि आयु भाव के स्वामी मृत्यु स्थान पे बैठे हैं जाके, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम स्थान ये है। अष्टम से अष्टम स्थान एक आयु स्थान ये भी है और उसका द्वादश ये है, यानी आयु का व्यय, और ये स्थान मारक है, वहां पर शनि बैठे हैं। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप कनेक्ट करते चलिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, बजाय कि हम समझाएं उससे ज्यादा अच्छी तरह से आप समझेंगे। तो ऐसे ग्रहों की स्थितियां होने पर जब शनि और राहु ऐसे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध को जब देख रहे हैं तो ये लग्न की हानि करेंगे, अर्थात शरीर की हानि करेंगे। मतलब कहना चाहिए कि इनकी जिंदगी, हमारे हिसाब से कहना चाहिए कि जीवन खतरे में है। ये बहुत ही सावधानी बरतने वाला समय है कि इनके जीवन को विशेष ध्यान दिया जाए, किसी प्रकार की कोई लापरवाही इनके साथ ना की जाए। और हमें ऐसा लगता है कि देखिए शनि और राहु जो है नसात्मक ग्रह है, नर्वस सिस्टम पर इनका जो होता है बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। शनि जो होते हैं वायु प्रधान ग्रह हैं, तो ये जो है राहु भी इसी प्रकार का ग्रह है। तो ऐसी स्थितियों में पैरालिसिस अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नसात्मक ग्रह हैं और उनका प्रभाव जब कहां पड़ रहा है? शरीर पे पड़ रहा है, तो ये शरीर को लकवा लग सकता है, शरीर पैरालाइज हो सकता है। अब एक बात ये भी देखा जाए कि राहु की यहां पर आप देखिए जो दूसरा स्थान होता है, कुंडली का दूसरा स्थान होता है, मुख का होता है, वहां पर शनि आके बैठ गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि फेशियल, क्योंकि इसको शनि जो है यहाँ बैठे भी हैं और चंद्रमा, और यहाँ पर चंद्रमा जो कि द्वितीय स्थान का स्वामी है, यानी इस कुंडली में मुख के भाव के स्वामी है, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। और दूसरी चीज होती है, जो कुंडली होती है राहु, जो काल पुरुष की जो कुंडली होती है, मतलब यहाँ से 1 नंबर लिखा हो, फिर दूसरा नंबर, यहाँ दूसरा घर जो होता है वो उसके स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। क्योंकि जब यहाँ 1 नंबर होगा, यहाँ 2 नंबर होगा, तो 2 नंबर के स्वामी हुए शुक्र, वृषभ राशि के स्वामी हुए शुक्र। तो इसके जो स्वामी शुक्र हैं, अगर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार समझा जाए कि वहां पर शनि बैठे हैं, तो उसके स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि यहाँ पर बैठे हैं और शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव पड़ रहा है। इस हिसाब से भी मुख की ओर इशारा हो रहा है कि फेशियल पैरालिसिस अटैक, मुंह पे लकवा लगने की संबंधित समस्या हो सकती है। या फिर आप तीसरे स्थान के स्वामी सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य पर
उस सूर्य पर शनि का प्रभाव और राहु की दृष्टि है, तो कंधे से रिलेटेड, कंधे और फेस से रिलेटेड जो है, कंधा और फेस जो है पैरालिसिस अटैक की चपेट में आ सकता है। तो यह समय इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इनके जीवन पर आप विशेष ध्यान दें और जितनी हो सके अपने इष्ट देव देवताओं की आराधना करें। हमने यहाँ पर लिख रखा है शनि की महादशा चल रही है और उसमें बुध का अंतर है। इस महादशा और अंतर का क्या परिणाम निकलेगा, आइए इस बात पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, इस कुंडली में जो शनि है वो अष्टमेश है, यानी अष्टम के स्वामी है, और साथ ही साथ उनकी दूसरी राशि जो मूल त्रिकोण राशि है वह नवम स्थान में पड़ती है। तो अधिकतर समय पर इनका जो परिणाम होगा इस कुंडली में देखा जाए तो अष्टम के स्वामी होकर तो शनि अशुभ परिणाम देंगे, किंतु नवम के स्वामी होते ही, चूंकि नवम स्थान पर ही उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही अपनी महादशा में अधिकतर फल करते हैं, इसलिए ये एक तरह से शुभ फल करेंगे, किंतु इनकी जो दृष्टियां हैं वो नुकसानदायक ही हैं। तो शनि जो है अष्टम और नवम के स्वामी बनते हैं यहाँ पर, और अपनी राशि से अगर हम मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 छठवें घर में चले जाते हैं, और अपने अष्टम स्थान से वो 7वें स्थान पे जाते हैं, और वहां से 7वें दृष्टि अपने आयु स्थान यानी अपनी ही राशि 10, जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर डालते हैं। इसका चूंकि यह स्थान जो है, यह भाव जो है, अष्टम स्थान जो होता है वो आयु और मृत्यु का स्थान होता है, इसलिए शनि अष्टम के कारक भी होते हैं, यानी आयु के कारक भी होते हैं। तो शनि जब अपनी ही राशि को, वो भी अष्टम स्थान पर जब दृष्टि डालेंगे तो आयु को लंबा कर देते हैं। किंतु एक बात होती है कि जब भी शनि अष्टम से संबंध बनाते हैं तो वह जातक के यानी व्यक्ति के जीवन को रगड़ कर रख देते हैं, यानी संघर्ष में बना देते हैं। तो इस समय चूंकि शनि की ही महादशा है और वो शनि जो कि अष्टमेश भी हैं, और उस पर बुध की अंतरदशा। बुध कौन है? बुध लग्न के स्वामी है। लग्न यानी आपका शरीर, इसको तन भाव भी कहा जाता है, यानी शरीर के स्वामी है। तो और ऐसे शनि का यहां पर कुंडली में भी सीधा सीधा लग्नेश पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इसका साफ अर्थ आप सभी व्यक्ति, आप सभी मित्र समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। यानी जो शनि चूंकि अष्टमेश है, आयु के भी कारक हैं, आयु भाव के स्वामी भी हैं और आयु के कारक भी होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसे शनि क्या परिणाम देंगे। शनि की जो दृष्टियां होती हैं, शनि चाहे कितने भी शुभ क्यों ना हो, शनि की दृष्टियां पृथकतात्मक होती, पृथकता लाती हैं, सेपरेशन लाती हैं। किस पर सेपरेशन ला रहे हैं? वो बुध पे सेपरेशन ला रहे हैं। बुध कौन है? जो कि तन भाव का स्वामी है, शरीर से अलग करने जैसी बात हो रही है। तो ये बहुत ही, ये समय जो चल रहा है, ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको और एक दूसरे एंगल से भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तो ये लग्न है, हम सब इसी को लग्न जानते हैं, पर ज्योतिष विद्या सागर की तरह है। इसका कोई आदि और अंत नहीं है। जितना आप अंदर डीप जाते जाएंगे, जितना गहराई में जाते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको तो कुछ भी नहीं आता था। मैं स्वयं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं और मैं हर चीज नई सीखने की कोशिश करता रहता हूं। देखिए, चंद्रमा भी एक लग्न होती है और सूर्य भी एक लग्न होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है इस कुंडली की कि चंद्रमा और सूर्य एक ही भाव, पंचम भाव में बैठे हैं, यानी ये पंचम स्थान जो है, इस कुंडली का पंचम स्थान वो चंद्र वहां पर पंचम स्थान में चंद्र लग्न भी विद्यमान है और सूर्य लग्न भी विद्यमान है। और चंद्र लग्न और सूर्य लग्न के स्वामी कौन हुए? यहां पर तुला राशि है और उसके स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि वो भी विद्यमान है। अब आप समझिए कि लग्न से तो हमने देख लिया कि लग्न से सारे ग्रह पंचम में आ गए हैं और सभी ग्रह पीड़ित हो गए हैं। अब आप चंद्र लग्न और सूर्य लग्न जो कि एक ही है पंचम स्थान, उसको भी देखिए। अगर हम कुंडली का प्रथम भाव इसको मान लें तो आप देखिए कि चंद्र लग्न से हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था, पंचम, पंचमेश, लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश और बुध, साथ ही साथ चतुर्थ, चतुर्थेश और चंद्रमा। इसी फार्मूले को हम सूर्य लग्न और चंद्र लग्न से भी सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इसको कुंडली का प्रथम स्थान मान लिया जाए तो पंचम स्थान कौन? ये लग्न हुआ और इसके लग्नेश हुए सूर्य। लग्न तो चंद्र लग्न और सूर्य लग्न हुए, सूर्य चंद्रमा लग्न हो गए, और उसके जो लग्नेश हुए कौन हुए? शुक्र। तो आप देखिए कि लग्न, ये सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और उसके लग्नेश शुक्र, ये पीड़ित हो गए। पंचम स्थान देखिए, 1 2 3 4 5, पंचम स्थान पर यहाँ पर
पंचम स्थान जो है वो शनि के आधिपत्य में आता है, पर वहां पर राहु है, तो पंचम स्थान पीड़ित हुआ। और शनि जो कि इस सूर्य चंद्र कुंडली से पंचमेश बने, तो वो भी पीड़ित हैं। वो कैसे, देखिए, एक तरफ तो शनि के एक तरफ केतु बैठा है और एक तरफ 1 2 3 4 5 राहु की पंचम दृष्टि पड़ती है, यानी एक तरफ राहु की पंचम दृष्टि है और एक तरफ केतु स्वयं विद्यमान है। इस प्रकार से शनि दो क्रूर ग्रहों के बीच में आ जाते हैं, तो सूर्य और चंद्र कुंडली से भी पंचमेश पीड़ित हो गया। तो लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश और बचे बुध। तो वो बुध जो है इस चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम पति बनते हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि तो यही है 9 10 11 12। तो 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि यहाँ पर बैठे हैं। तो अपनी एक राशि तो पंचम है, तो दूसरी राशि से द्वादश है, और वो भी शनि और राहु से पीड़ित है। तो लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश और बुध सूर्य और चंद्र कुंडली से भी पीड़ित हो गए। अब आता है चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा। तो देखिए यहां से चतुर्थ 1 2 3 4 चतुर्थ स्थान शनि का हुआ, और शनि हम बता ही चुके हैं, एक तरफ राहु की दृष्टि और एक तरफ केतु की दृष्टि, एक तरफ केतु विद्यमान होने के कारण शनि पीड़ित हो गए। और ये जो भाव बचा, चतुर्थ भाव है, वो मंगल से पीड़ित है, 1 2 3 4, क्योंकि शनि और मंगल आपस में अति शत्रु होते हुए मंगल की दृष्टि शनि के घर पर पड़ रही है, इसलिए यह चतुर्थ स्थान भी सूर्य चंद्र कुंडली से चतुर्थ स्थान भी पीड़ित हो गया। तो चतुर्थ स्थान, चतुर्थेश। अब बचे चंद्रमा देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं और शनि और राहु का प्रभाव है। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से भी मन और बुद्धि के सारे कारक भाव और कारक ग्रह पीड़ित होने के कारण यह कुंडली अत्यंत विलक्षण बनती है, और इस कुंडली में उन्माद योग यानी पागलपन योग सिद्ध होता है। पर हमारा सिर्फ मतलब ये है कि हम तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और आप सब भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए हमने कुंडली प्रस्तुत की है कि आप इसे देखें, समझें और इस योग को भी आप ध्यान में रखें कि ऐसा भी होता है। अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें, और आप इसी प्रकार से हमें अपने कमेंट्स भेजते रहें, अपना प्यार हमें देते रहें, और इस चैनल को आपको का प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे ये चैनल आगे बढ़े और ज्योतिष का नाम प्रकाशित हो सके, ज्योतिष का नाम रोशन हो सके। धन्यवाद।